हेलो बच्चों, माय नेम इज़ कृष्णा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों ये जो वीडियो है हमारा किस टॉपिक पर रहने वाला है, साइंस, यानी कि सब्जेक्ट हमारा साइंस है। क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर भी जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और ये जो वीडियो हमारा रहने वाला है ये हम पार्ट 1 यानी कि इसमें सिर्फ हम बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानेंगे कि एसिड्स क्या होती हैं, बेसिस क्या होती है और सॉल्ट्स क्या होती है, और साथ में जानेंगे कि इंडिकेटर्स क्या है और इनका इंडिकेटर्स का क्या रोल है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट में। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स क्या है। तो जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो लगभग 120 एलिमेंट्स के आसपास है हमारे पास, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास 120 एलिमेंट्स के आसपास है। यानी कि देखिए ये जो संख्या है 120 एलिमेंट्स जो मैंने लिखा है ये चेंज होती रहती है क्योंकि नए नए एलिमेंट्स का डिस्कवर होता ही रहता है, ठीक है। एलिमेंट्स आप जानते ही हो क्या होते हैं, यानी कि जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सबको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो जैसे कि आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है कि एलिमेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया था, आपको याद होगा कि एलिमेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया था कि मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है, एंड मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटलॉइड्स में हमने डिवाइड कर रखा था। यानी कि कुछ एलिमेंट्स को हम मेटल्स के ग्रुप में डालते हैं, ग्रुपिंग किया था एक तरीके से, कुछ को हम नॉन मेटल्स के ग्रुप में डाल देते हैं और कुछ को हम मेटलॉइड्स के ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। तो बच्चों यही जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमने क्लास 8 में इनको कैटेगरी में पढ़ा था। क्लास 8 में हमने ग्रुपिंग करना सीखा था किनका, एलिमेंट्स का। तो ये जब एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक है, कंबाइन, जब एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड, तो ये कंपाउंड बनाती है, ठीक है, तो ये कंपाउंड्स बनाती है, ठीक है। यानी कि आपने कंपाउंड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना ही होगा। यानी कि जब ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो ये कंपाउंड बनाती है। तो ये कंपाउंड को अब हम फर्दर क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। सो वी डिवाइड दी कंपाउंड्स ऑन देयर बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट वन इज, जिसी को हम क्या कहते हैं, एसिड्स का नाम दे दिया, ठीक है, एसिड कह सकते हो। सेकेंड हम किस क्या कह रहे हैं, बेसिस कह रहे हैं। और थर्ड हम क्या कह रहे हैं, सॉल्ट कह रहे हैं। सॉल्ट कह रहे हैं। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड्स बना देते हैं। तो ये एसिड किसी एक चीज का नाम नहीं है, ये ग्रुपिंग कर रखा है हमने कि कुछ कंपाउंड्स को हमने एसिड के ग्रुप में डाल दिया, कुछ कंपाउंड्स को हमने बेसिस के ग्रुप में डाल दिया और कुछ कंपाउंड को हमने सॉल्ट में हमने कैटेगरी कर दिया, यानी कैटेगराइज कर दिया। तो किस तरीके से हमने करेंगे, यानी कि किनको हम एसिड्स कहेंगे, किनको हम बेसिस कहेंगे और किनको हम सॉल्ट कहेंगे। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। यानी कि एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। यानी कि एसिड्स की जितने भी एसिड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। बेसिस एसिड से अलग होंगे लेकिन सारे बेस कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। सॉल्ट, वो एसिड, बेस और सॉल्ट से उनकी जो एसिड और बेसिस है उनसे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनसे अलग होगी किसकी, सॉल्ट की। तो इस तरीके से हमने इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने इनको क्या डिवाइड कर दिया कि कुछ को एसिड कह रहे हैं, कुछ को बेसिस कह रहे हैं और कुछ को सॉल्ट कह रहे हैं। ये सबके सब होंगे क्या, सबके सब कंपाउंड ही है, ये सबके सब कंपाउंड ही होंगे। अब समझ में आती है बात कि चलो एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट में हम तो इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब समझते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होती है, ठीक है। देखिए इंडिकेटर्स क्या होती है, ठीक है, इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो इंडिकेटर्स ही वो सब्सटेंस है जो हमें ये बताता है या ये इंडिकेट करके देता है, ठीक है, कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है और कौन सा सब्सटेंस आपका बेसिस है और कौन सा सब्सटेंस आपका सॉल्ट है। जैसे कि अपने छोटी क्लासों में, क्लास 8 में भी एसिड, बेस एंड सॉल्ट का, या क्लास 7 में है शायद, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो हम टेस्ट करके भी बता सकते हैं कि विच सब्सटेंस इज एसिड एंड विच सब्सटेंस इज बेस। तो टेस्ट करने का तो क्या है, देखो हर एक सब्सटेंस को तो टेस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस भी सब्सटेंस को टेस्ट करने पे उसका जो टेस्ट है, अगर 100 टेस्ट है, ठीक है, यानी कि 100 का मतलब होता है खट्टा,
ठीक है। अगर उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, सॉर टेस्ट है, तो टेस्टिंग के अगर आधार पे बताया जाए, तो टेस्टिंग के बेसिक पे अगर टेस्ट करके अगर बताया जाए तो वो क्या होगा, एसिड होगा। अगर उसका जो टेस्ट है वो बिटर है, यानी कि थोड़ा सा कसेला या कड़वा कह सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी कि छोटी क्लासों में हमने एसिड, बेसिस और सॉल्ट को उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या करा था, डिवाइड किया था। तो अब हम जानेंगे कि सिर्फ टेस्ट, यानी कि हर कंपाउंड्स को टेस्ट नहीं किया जा सकता, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो सारे कंपाउंड्स को अगर टेस्ट नहीं किया जा सकता है तो उनको टेस्टिंग कैसे करें कि विच वन इज एसिड, हम पता कैसे करें कि कौन सा सब्सटेंस एसिड के ग्रुप में डालें, किस सब्सटेंस को हम बेस के ग्रुप में डालें और किस सब्सटेंस को हम सॉल्ट के ग्रुप में डालें, वो हमें कौन बताता है, इंडिकेटर्स बताता है। तो इंडिकेटर्स बेसिकली हमें इंडिकेट करता है, ठीक है। ये डाई के फॉर्म में होता है, ये डाई के फॉर्म में होता है, जो हमें ये इंडिकेट करके बताता है कि विच वन इज एसिड, विच वन इज बेस एंड विच वन इज सॉल्ट। तो चलिए जल्दी से इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो हम समझते हैं कि किस तरीके से इंडिकेटर्स हमारे काम करते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर्स हमारे होते हैं। तो बच्चों इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एन इंडिकेटर्स इज अ डाई, ये एक तरीके से डाई होता है, दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और बेस। यानी कि इंडिकेटर्स एक डाई होता है, जब हम उसको उस पे जब एसिड और बेस डाल देते हैं तो वो अपने कलर को चेंज कर लेता है। यानी कि इंडिकेटर्स टेल अस, इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग, जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें नहीं पता, वो हमें उसको बताता है कि वो एसिड है या बेस है बाय चेंजिंग इट्स कलर। यानी कि जब हम किसी सब्सटेंस को पुट करते हैं किसी भी मतलब लिटमस पेपर पे, ठीक है, यानी कि किसी भी इंडिकेटर्स में, किसी भी इंडिकेटर्स पे जब हम कोई भी सब्सटेंस को पुट करते हैं तो वो जो इंडिकेटर्स होता है वो अपनी कलर को चेंज कर लेता है और कलर को चेंज करके हमें बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। अगर हम सबसे कॉमन इंडिकेटर्स की बात करें, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं लेकिन सबसे कॉमन इंडिकेटर्स जो एसिड, बेस और सॉल्ट को टेस्टिंग करने के लिए यूज किया जाता है, सबसे पहला है लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फेथ्रिन। यानी कि कुछ इस प्रकार से आपके जो सबसे मोस्ट कॉमन, इनके बारे में तो आपको पता ही रहना चाहिए, यानी कि लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फेथ्रिन, ये तीन टाइप के इंडिकेटर्स हैं जो बहुत कॉमन है, जो हमें बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। जैसे कि देखिए, सपोज मान के चले मैं लिटमस पेपर का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या होता है, ये दो टाइप के आते हैं, ठीक है, आप दो टाइप के इसको देख सकते हो, एक होता है ब्लू कलर में, ठीक है, एक होता है ब्लू कलर में, यानी कि लिटमस पेपर आपको एक ब्लू कलर में मिल जाएगा और दूसरा हमें मिल जाएगा रेड कलर में, ठीक है, रेड कलर में। तो हमें लिटमस पेपर दो कलर में मिल जाएगा, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। तो करेगा क्या, ये देखिए, अगर मान के चले किसी सब्सटेंस को आपने पुट किया और ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया, उसका कलर चेंज हो गया और क्या बन गया, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसका जो कलर है ब्लू से क्या हो गया, रेड हो गया। तो आप समझ जाइए कि जो सब्सटेंस आपने पुट किया था, जिस सब्सटेंस को पुट करने पे लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो गया, यानी कि वो सब्सटेंस क्या था, एसिड था, वो सब्सटेंस क्या था, एसिड था। यानी कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो विनेगर ले लेते हैं, ठीक है, तो विनेगर को अगर आप किसमें डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर में डालोगे, तो विनेगर को अगर आप ब्लू लिटमस पेपर में डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो विनेगर है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि जो विनेगर है वो प्रॉपर्टी उसकी कैसे है, एसिडिक है, यानी कि वो उसमें एसिड है, ठीक है, उसमें एसिड पाया जाता है। या यूं कहें कि विनेगर को हम कौन सी कैटेगरी में पुट करेंगे, एसिड में हम पुट करेंगे, एसिड के कैटेगरीज में हम उसको पुट करेंगे। वैसे ही अगर मान के चले किसी सब्सटेंस को आपने डाला और रेड कलर चेंज हो गया, यानी रेड कलर का लिटमस पेपर वो चेंज हो गया किसमें, ब्लू कलर में, ठीक है, ब्लू कलर में रेड कलर का लिटमस पेपर चेंज हो गया ब्लू कलर में, तो आप समझ जाइए कि वो जो सब्सटेंस था वो बेस था, ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या था, बेस था। जैसे कि कॉस्टिक सोडा, ठीक है, अगर आपने कॉस्टिक सोडा, ठीक है, कॉस्टिक सोडा केमिकल नाम याद रखिएगा इसका, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो जब कॉस्टिक सोडा को रेड लिटमस पेपर में डाला जाता है तो जो लिटमस पेपर है, यानी कि जो रेड कलर का जो लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में, वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में। अगर रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, बेस है, वो क्या है, बेस है। तो इस तरीके से देखिए, एक कन्वीनियंट तरीके से हम बता सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने बता दिया कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। किसने बताया, लिटमस पेपर में, यानी कि दो कलर का आपके पास लिटमस पेपर है, तो ब्लू कलर पे जब आपने डाला तो ब्लू कलर अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो आप समझिए कि वो एसिड है। अगर रेड कलर
अगर रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो आप समझिए कि वो सब्सटेंस क्या है, बेस है। और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स को भी क्या हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज में, ठीक है, और समझते हैं कि इंडिकेटर्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तब तक के लिए इतना नोट डाउन करिए और समझते हैं कि इंडिकेटर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो बच्चों हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे इंडिकेटर्स को, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। इंडिकेटर्स दो टाइप्स के हम, यानी कि इंडिकेटर्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि जो नेचर से बना रहता है, यानी कि इंडिकेटर्स विच कैन बी फाउंड नेचुरली, यानी कि जो नेचुरली फाइंड होता है, यानी कि नेचर में जो हमें इंडिकेटर्स मिलता है या नेचर के सब्सटेंस से जो हम बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि लिटमस, ठीक है, टर्मरिक, ध्यान रहे हल्दी भी एक इंडिकेटर है। वो कैसे इंडिकेट करता है मैं बाद में बताऊंगा। लिटमस पेपर मैंने आपको बता ही दिया कि वो अपने कलर को किस प्रकार से चेंज करता है और किस तरह से आपको बताता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक रेड कैबिज, ठीक है, जो रेड कैबिज है वो भी आपका इंडिकेटर है, यानी कि ये भी अपने कलर को चेंज करके आपको ये इंडिकेट कर देता है कि विच सब्सटेंस इज एसिड एंड विच वन इज बेस, ठीक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स नाम से ही लग रहा है, यानी कि जो सिंथेसाइज, यानी कि जिसको लैब में बनाया जाता है यूजिंग द केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स की मदद से जिनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है। इंडिकेटर्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्स यानी कि केमिकल वगैरह से जिनको बनाया जाता है उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के जो एग्जांपल्स है वो है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, और एक है फिनॉल फैथलीन, ठीक है, फिनॉल फैथलीन। तो ये दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो किसको, इंडिकेटर्स को। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है। हमने ये तो देख लिया कि भाई हाँ लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर है, फिनॉल फैथलीन भी एक इंडिकेटर है, रेड कैबिज भी एक इंडिकेटर है। तो अब हम थोड़ा सा टेबल बना के समझते हैं और सबका याद करना पड़ेगा। देखिए आपको एटलीस्ट लिटमस पेपर का, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का और फिनॉल फैथलीन का, ये एटलीस्ट तीन जो सबसे कॉमन इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर्स का कलर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एसिड में कैसे कलर चेंज होता है, इसका बेस में कैसे कलर चेंज होता है। जैसे अभी आपको किसका बताया था, लिटमस का बताया था। तो लिटमस का तो सबको याद हो जाता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल फैथलीन का भी आपको याद करना है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिल सकता है कि मिथाइल ऑरेंज को अगर हम किसी भी एसिड में डालेंगे तो उसका कलर कैसे चेंज होगा, या फेनॉल फैथलीन को अगर हम किसी भी एसिड सब्सटेंस में डालेंगे तो उसका कलर कैसे चेंज होगा। तो चलिए इसको टेबल बना के बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसका कलर किस तरीके से चेंज होता है। देखिए ये जो टेबल है, इस टेबल से हम सारे इंडिकेटर्स को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल रेड लिटमस पेपर, ये मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखा है, एसिड पे कैसे बिहेव करता है और बेसिस पे कैसे कलर चेंज होता है। तो रेड लिटमस पेपर को अगर एसिड में पुट किया जाए तो एसिड में उसका कलर रेड का रेड ही रहेगा, लेकिन अगर बेसिस में उसको डाला जाता है तो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर की बात करें तो वो एसिड में ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, लेकिन बेसिस में ब्लू का ब्लू ही रहेगा। यानी कि इस तरीके से वो अपना कलर चेंज करके आपको बता रहा है कि विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में पुट किया जाता है तो रेड कलर का हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज वो येलो कलर का हो जाता है किसमें, आपका बेसिस में। तो इसका जो नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज ही होता है, तो ऑरेंज होता है, लेकिन जब उस पर एसिड डाल दिया तो रेड में हो जाएगा। तो आप समझ जाओ कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है। अगर उसका कलर येलो हो गया किसी सब्सटेंस को पुट करने पे तो आप समझ जाओगे कि उसका सब्सटेंस क्या है, बेसिस है। फेनॉल फैथलीन की बात करें तो एसिड पे डालने पे वो कलरलेस हो जाता है, एसिड पे डालने पे वो कलरलेस हो जाता है, और बेसिस पे वो कलर क्या बना लेता है, पिंक बना लेता है। रेड के बीच की बात करें तो बिल्कुल लिटमस पेपर की तरह ही है, यानी कि एसिड में वो रेड कलर का हो जाता है और बेसिस में वो ब्लू कलर की बात हो जाता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रेंजिया, देखिए हाइड्रेंजिया कुछ फ्लावर है, ठीक है, कुछ फ्लावर्स भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें से ध्यान रखना, पूछ भी सकता है कि कौन सा फ्लावर है जो नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, वो आपका हाइड्रेंजिया है, ठीक है। तो ये नेचुरली ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब आप इसको बेस में पुट करते हो तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है, पिंक कलर का हो जा रहा है। यानी कि जब किसी सब्सटेंस को पुट करने पे हाइड्रेंजिया जो कि ब्लू कलर का है अगर वो पिंक कलर का हो जा रहा है तो आप समझ जाइए कि बेसिस हो रहा है, और अगर वो कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो एसिड होगा, ठीक है। देखिए आपको
बस कलर अगर चेंज करके वो कोई ना कोई एक सब्सटेंस के बारे में बता रहा है, एसिड के बारे में ही भले ही बता रहा है, तो उसको आप इंडिकेटर्स ही कहोगे। ठीक है, तो इस टेबल को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं पहले बताता हूँ, याद तो सब करते ही हैं लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, जैसे मिथाइल ऑरेंज का एसिड का रेड होता है या येलो होता है, इनमें कंफ्यूज होता है। तो इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और बहुत अच्छे से ये आपको याद रहे। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम आगे समझते हैं, ठीक है, कि ये सारे तो हमने इंडिकेटर्स पढ़ लिया, अब समझते हैं कि ऑलोफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब जानते हैं ऑलोफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑलोफैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑलोफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा नॉर्मल इंडिकेटर्स के बारे में तो समझ लिया, अब समझते हैं कि एक नया टर्म आ गया ऑलोफैक्टरी देन इंडिकेटर्स। तो देखिए टर्म्स ऑलोफैक्टरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑलोफैक्टरी मींस रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल को ही ऑलोफैक्टरी कहा जाता है। ठीक है, दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक, यानी कि अब तक हम क्या कर रहे थे कि कलर के चेंज होने पर, यानी कि हम विजुलाइज करके देख के बता रहे थे कि विच सब्सटेंस इज एसिड एंड विच वन इज बेस, यानी कि उनके कलर के चेंज के बेसिस पे हम बता रहे थे कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। मगर अब हम उस स्मेल को डिटेक्ट करके, यानी कि उसके स्मेल के चेंजिंग के बेसिस पे बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेसिस है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं जब उन पे एसिड या बेस डाला जाता है, और उस स्मेल की चेंज होने की वजह से हम बता पाते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को ही क्या कहा जाता है, ऑलोफैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। तो जैसे कि इसके बेस्ट एग्जांपल है ऑनियन और वेनिला। ठीक है, तो ऑनियन का यानी कि आप प्याज को क्या कर सकते हैं, प्याज का रस एक कपड़े में ले लीजिए। ठीक है, तो उसकी एक स्मेल अलग ही आती है। ठीक है, प्याज यानी कि ऑनियन की स्मेल आपको अलग ही आएगी, लेकिन जब आप उस पर एसिड पुट करेंगे तो एसिड यानी कि देखो आपको नहीं पता, चलो इनिशियली नहीं पता कि आपको वो जो सब्सटेंस आपने पुट किया वो एसिड है या बेस है, लेकिन उस सब्सटेंस को पुट करने पर अभी भी अनियन की स्मेल आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, दैट मीन्स वो एसिड है। एसिड ध्यान रहे कि वो ऑनियन की स्मेल को वो खत्म नहीं कर पाता, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम बेस डाल देंगे उस पर, अगर हम उसमें बेस ऐड कर देंगे, यानी कि जो ऐसा सब्सटेंस डालेंगे जो ऑनियन की स्मेल को खत्म कर देगा। पहले ऑनियन की स्मेल आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने कोई सब्सटेंस डाला और ऑनियन की स्मेल खत्म हो गई, तो आप समझ जाइए कि वो जो सब्सटेंस वो क्या है, बेस है। यानी कि अगर वही स्मेल आ रही है आपको तो वो सब्सटेंस एसिड है, क्योंकि एसिड उस स्मेल को खत्म नहीं कर पाता, लेकिन बेस क्या करेगा, उस स्मेल को खत्म कर देगा। यानी कि अनियन और वेनिला आप इस तरीके से देख सकते हैं। वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एसिड और बेस इज एडेड टू इट देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, कब नहीं डिटेक्ट किया जाता है, जैसे कि मैंने बोला अगर बेस उस पर डाल दोगे तो बेस उसके जो स्मेल को है वो चेंज कर देगा, चाहे वेनिला हो चाहे अनियन है। अगर एसिड डालोगे तो उसका वैसे के वैसे ही स्मेल आएगा, तो यानी कि डिफरेंस तो पता चल गया ना, अगर वही स्मेल आ रहा है तो एसिड, और अगर स्मेल उसकी चेंज हो गई, यानी कि अब आपको दूसरा टाइप का स्मेल आ रहा है या स्मेल खत्म हो गया ऑनियन का, तो आप समझिए कि उसमें क्या है, बेस है। ठीक है, तो हम इनको क्या कहते हैं, ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो चलो जल्दी से समराइज करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि एसिड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और बेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता चल ही गया, लेकिन हम उनको फिर प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एसिड्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं और बेसिस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट होता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल में हम रॉ मैंगोज, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज और टैमरिंड जैसे चीजों को बोल सकते हैं। ये सारी चीजें टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर होते हैं। सॉर इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ये ध्यान रखना, इनका टेस्ट सॉर होता ही इसलिए है क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बेसिस की बात करें तो बिटर टेस्ट होते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, सॉप एंड डिटर्जेंट, आप इनको क्या कह सकते हो, बेस कह सकते हो। ठीक है, इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर यानी कि कैसेला भी कहा जाता है और इनको कड़वा भी कहा जाता है। चलिए अब ये तो समझ में आ गया कि सर एसिड्स भी समझ में आ गए, कौन से सब्सटेंस होते हैं, बेसिस भी। क्या एसिड्स में भी कुछ टाइप्स होता है क्या, क्योंकि अभी तक तो आपने पढ़ा कि नहीं, जितने भी ये सब्सटेंस आपने पढ़े, जो भी सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको एसिड्स कहते हैं। पर बच्चों एसिड्स को भी फिर फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, यानी कि एक होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, एक होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं और कुछ एसिड्स को हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स, कुछ को हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स। ठीक,
तो मिनरल एसिड्स। देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब क्या होता है, ऑर्गेन से जो मिले, ऑर्गेनिज्म से जो मिले, यानी कि ऐसे एसिड्स जो तुम्हें प्लांट, ठीक है, एनिमल, ठीक है, एक्सेट्रा, इनसे आपको मिले, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म से मिलता है और उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और मिनरल एसिड्स यानी कि क्या होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट पे यानी कि जमीन से जो केमिकल्स जो निकालते हैं, ठीक है, यानी कि ये किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, अर्थ क्रस्ट से मिलेगा, ठीक है, अर्थ क्रस्ट से आपको मिलेगा, ठीक है, जमीन के अंदर केमिकल्स जो होते हैं वो वहां से आपको जो एसिड मिलेगा उसको आप मिनरल एसिड्स कहोगे। और जो एसिड्स आपको प्लांट और एनिमल्स से मिलता है, यानी कि लिविंग थिंग्स से जो मिलता है, आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको ऑर्गेनिक एसिड्स कहोगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और कौन कौन से हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड्स या व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स, देखिए दीज आर वीक एसिड्स। सबसे पहले तो छोटा सा डेफिनेशन है कि ये वीक एसिड्स होते हैं, यानी कि ये इतने वीक होते हैं कि आप इसको खा भी सकते हो, ठीक है। एसिड्स को जनरली खाया नहीं जाता, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स को खाया जा सकता है क्योंकि इनकी जो पावर होती है काफी ज्यादा वीक होती है, यानी कि बहुत वीक एसिड्स होते हैं। दीज एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट, जैसे कि आपको बताया भी कि ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट, यानी कि प्लांट मटेरियल पे, और एनिमल में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे एसिड्स जो प्लांट से या एनिमल्स से जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर से आपको याद दिला दूं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यानी कि आपको सीधा सीधा सवाल पूछ देगा, एसिड का नाम दे देगा और बोलेगा कि ये एसिड का सोर्स क्या है, यानी कि किस में ये वाला एसिड पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स और यहाँ पे नेचुरल सोर्स लिखा है। एसिटिक एसिड किसमें मिलता है, विनेगर, जिसको सिरका भी कहा जाता है। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स, यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, सोर फ्रूट्स होते हैं, उनमें साइट्रिक एसिड नाम का एसिड पाया जाता है। साइट्रस फ्रूट में बहुत सारे आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे कि लेमन आ गया, ऑरेंज आ गया, ठीक है, ये सारे आपके साइट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, सॉर मिल्क और कर्ड में पाया जाता है, ठीक है। सॉर यानी कि जो दूध खट्टा यानी खराब हो चुका हो या कर्ड है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टैटेरिक एसिड, ठीक है, TARTARIC, टैटेरिक एसिड यानी कि टैमरिंड या फिर ग्रेप्स में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है आपका टैटेरिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग्स या नीडल लीफ स्टिंग्स में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, मेथनोइक एसिड भी है, ठीक है। यानी कि फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड किसमें पाया जाता है, एंड स्टिंग्स में पाया जाता है, कि जो चींटी होती है वो जब उसको काट लेती है तो उसको एसिड के उस पर रिलीज करता है, उस एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड। वैसे एक प्लांट लीफ भी होता है जिसको नीडल लीफ स्टिंग कहा जाता है, उससे भी क्या फॉर्म होता है, मेथनोइक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। तो ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये टेबल आपको याद भी करना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कि एसिड को हमने ऑर्गेनिक एसिड और क्या कहते हैं मिनरल एसिड में तो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स तो आपको समझ में आ गया अच्छे से कि जो ऐसे एसिड्स जो प्लांट और एनिमल्स के सब्सटेंसेस या मटेरियल्स से हमें मिलता है वो हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है। अब समझते हैं कि मिनरल एसिड्स क्या होता है। वैसे तो हम समझ चुके हैं कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जो हमें अर्थ क्रस्ट के जो मिनरल्स होते हैं, यानी कि जमीन में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे जो एसिड बनता है उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड्स को हम लैब में भी बनाते हैं, तो जानते हैं कि कौन कौन से मिनरल एसिड्स होते हैं। तो मिनरल एसिड्स जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स किसे कहते हैं, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो मिनरल्स होते हैं उनसे जो प्रिपेयर्ड किया हुआ एसिड्स होता है, जिनको मैन मेड भी एसिड्स कहा जाता है, यानी कि इंसान जो लैब में बनाते हैं ऐसे एसिड्स को, ऐसे एसिड्स को ही हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। एग्जांपल क्या है मिनरल एसिड्स के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसका फॉर्मूला है या कंपाउंड्स फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ध्यान रहे जनरली क्या होता है, मैंने ऊपर लिख भी रखा है कि जो आपके मिनरल्स एसिड्स होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक्सेप्शंस क्या है उसमें, कार्बोनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। कार्बोनिक एसिड्स मिनरल एसिड्स होने के बावजूद
कार्बोनिक एसिड्स मिनरल एसिड्स होने के बावजूद ये क्या होता है, ये वीक एसिड होता है, ठीक है, ये आपका वीक एसिड होता है। यानी कि कार्बोनिक एसिड ध्यान रखना एक स्पेशल केस है, क्योंकि मिनरल एसिड्स जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लेकिन कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड्स होने के बावजूद ये क्या होता है, वीक एसिड्स होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम सब थोड़ा ये सारी चीजें आपको अगर समझ में आ गया, एक चीज और देख लेते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स, ठीक है, एसिड्स के क्या क्या यूजेस हैं, किन से क्या क्या बनता है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो एसिड्स के यूज क्या है ये भी याद रखिएगा। एसिटिक एसिड से पिकल्स या टोमेटो केचप बनाया जाता है, ठीक है, ये याद करने वाली चीजें हैं, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड से क्या बनाया जाता है, तो पिकल्स या टोमेटो केचप बनाने में एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। टेटरिक एसिड्स जिसके बारे में हम फर्दर स्टडी भी करेंगे, जिसका यूज है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, यानी कि जो हमारा केक वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, भटूरे वगैरह बनाने के लिए जो हम एक पाउडर का यूज़ करते हैं उसको बेकिंग पाउडर यूज बोलते हैं। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी टेटरिक एसिड का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है। कार्बोनिक एसिड, ठीक है, अभी अभी मैंने बताया कार्बोनिक एसिड है तो मिनरल एसिड्स, ठीक है तो मिनरल एसिड, और जनरली मिनरल एसिड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि उनको तो खाने की तो दूर की बात है, उसको टच भी नहीं कर सकते। लेकिन कार्बोनिक एसिड काफ़ी क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है, इस वजह से इसको फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बनाने में भी कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एसिड्स को हमने उसके ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, हमने एसिड्स को उसके ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड किया, यानी कि प्लांट और एनिमल यानी कि लिविंग थिंग्स से मिल रहा है तो ऑर्गेनिक एसिड्स, अगर अर्थ के मिनरल से उसको बनाया जा रहा है तो मिनरल एसिड्स, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके कंसंट्रेटेड यानी कि वाटर की अमाउंट के बेसिस पे अगर एसिड्स को डिवाइड किया जाए तो दो टाइप के एसिड बनते हैं, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट एसिड, ठीक है। देखिए कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सिंपल सा, जिसमें वाटर बहुत कम और एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, और डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें एसिड का मात्रा यानी कि एसिड का जो एसिड जो है वो कम होगा, एसिड का जो अमाउंट है वो कम होगा और वाटर का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि सर ये कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड ही क्यों, यानी कि इनको कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट करना ही क्यों। देखिए बच्चों, जो लैब वगैरह में आप एसिड्स का जो यूज करते हो वो कंसंट्रेटेड एसिड नहीं दिया जा सकता आपको, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है बहुत ज्यादा कॉरोसिव होता है, इतना कॉरोसिव कि अगर किसी बच्चे ने गलती से अपने हाथ पे या कुछ गलत सलत कर देता है तो जो उसका जो बीकर है वो क्या हो जाएगा, स्प्लैश हो सकता है, फट जा सकता है और पूरा आपके स्किन वगैरह डैमेज कर सकता है, कपड़े खराब कर सकता है आपका। इसीलिए लैब में कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए लैब में जो होता है हम डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में वैसे भी समझ लो कि कंसंट्रेटेड एसिड को ही उसको उसकी पावर को कम करके क्या बना दिया, डाइल्यूट एसिड। देखिए आपको तो पावर से मतलब नहीं है, आपको तो बस ये चेक करना है कि एसिड कैसे काम करता है, बेस कैसे काम करता है, एसिड का यूज, केमिकल यूज आप अगर पढ़ोगे तो वो डाइल्यूट एसिड से भी काम चल जाता है। मगर फर्क क्या है कि कंसंट्रेटेड आप अगर गलती से भी किसी का हाथ वगैरह में गिर गया तो वो जला देगा हाथ, लेकिन डाइल्यूट एसिड्स की पावर काफी कम होती है। तो डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा और एसिड की मात्रा कम, और कंसंट्रेटेड में एसिड की मात्रा ज्यादा और पानी बहुत कम होता है। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, कंसंट्रेटेड में बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, आपका वाटर होता है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज डिक्रीज बाय एडिंग वाटर, ये सिंपल सी बात है, किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी अगर आप उस पर ज्यादा वाटर डाल दोगे, जितना वाटर डालोगे वो उतना डाइल्यूट होते चला जाएगा, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन जो एसिड की उतनी कम होती चली जाएगी। डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन मच मोर वाटर इन इट, डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको अगर ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक समझते हैं, आज की जो क्लास होगी उसकी आखिरी टॉपिक होगी, और हम समझते हैं इसी चीज को कि सर कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट कैसे बनाए, ठीक है। तो अभी आपने जैसे समझ लिया कि नहीं, कंसंट्रेटेड में अगर पानी की मात्रा ज्यादा कर दोगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एसिड लिया और उसमें सीधा पानी डाल दिया, ठीक है, तो ऐसे कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो समझते हैं, चलिए जानते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड अगर हमें दिया जाए और हमें उसको डाइल्यूट करें, तो डाइल्यूट करने में आप सोचोगे कि करना ही क्या है, पानी ही तो डालना है, पर वो पानी ही नहीं डालना है, उसका भी एक तरीका है, यानी कि एक प्रोसेस है जिससे हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट
करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि उसको डायरेक्टली क्यों नहीं करा जाता है डाइल्यूट, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली वाटर क्यों ऐड नहीं किया जाता है, और समझते हैं कि फिर उसको उस तरीके से अगर नहीं किया जाता है तो किस तरीके से एक कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाया जाता है। तो किसी भी कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो देखिए एक सवाल यानी कि क्वेश्चन बना के ही मैंने ये बना दिया, जो 2 मार्क्स का ये सवाल आता भी है। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to be the acid? सवाल का मतलब ये हुआ कि जब हम कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमें कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए। फिर से सुनिए, एसिड में पानी डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए, ठीक है। पहले समझते हैं कि एसिड में डायरेक्टली अगर पानी डालेंगे तो होगा क्या। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि वाटर में या एसिड में वाटर डालने यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस आप फर्स्ट चैप्टर में समझ चुके हैं, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, यानी कि निकलता है, ठीक है। काफी ज्यादा अमाउंट में हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। यानी कि जब आप एसिड में डायरेक्टली अगर पानी डाल के इसे मिक्स करना चाहोगे तो उसमें से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा। सो व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसको डेल्टा भी कहते हैं, इज इवॉल्व, ठीक है, क्लियर है। यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट आपका बाहर आएगा। दिस हीट चेंज सम ऑफ वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश द एसिड एंड ऑन आवर फेस और क्लोथ्स एंड कॉजेज द एसिड बर्न। ये हीट जो है इतना ज़्यादा खतरनाक होता है या इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है कि वो आपका जो पानी है वो अचानक से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद उससे क्या हो जाएगा, स्प्लैश, यानी कि एकदम से भाप बनेगा तो क्या होगा, एकदम से आपके फेस पे भी आ सकता है, आपके क्लोथ वगैरह पे भी आ सकता है, और फेस वगैरह पे आ गया तो कॉजेज एसिड बर्न भी हो सकता है आपको। इवन ग्लास कंटेनर में भी ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग। इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते समय कि वो आपके जो ग्लास है, जिस ग्लास में आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, वो ग्लास भी ब्रेक हो सकता है। इसीलिए कभी भी हमें एसिड में डायरेक्टली पानी को ऐड नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि लार्ज अमाउंट में, यानी कि ग्लास में क्या करो, ये ग्लास लिया, ठीक है, इसमें आप वाटर ले लो, पहले अच्छा खासा वाटर ले लो, ठीक है, वाटर ले लो और स्टिंग की मदद से, स्टिंग या जो ड्रॉपर होता है, ठीक है, उसकी मदद से एक दो ड्रॉप आप इसमें क्या डाल दो, एसिड के डाल दो। यानी कि पानी लेना है, पानी लार्ज अमाउंट में लेना है थोड़ा, और उसमें आप ड्रॉपर की मदद से 3-4 बूंदे, 5 बूंदे, कितने भी बूंदे आप थोड़े मोड़े बूंद क्या कर दो, एसिड के डाल दो, तो ये आपका डाइल्यूट हो गया। देखो यहाँ पे भी हीट रिलीज होगा, मगर इसमें इतना ज्यादा वाटर है कि वो जो हीट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्लास नहीं टूटेगा और ना ही स्प्लैश जैसे कोई कंडीशन प्रोवाइड होगी। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करोगे, यानी कि एसिड ले लिया और एसिड में डायरेक्टली पानी डालने की कोशिश करोगे, तो ये कंडीशन हो सकता है। इसीलिए डाइल्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वाटर लीजिए और वो ड्रॉपर से 3-4 ड्रॉप आप उसमें क्या डाल दीजिए, एसिड के बूंदे डाल दीजिए, आपका डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन भी बनता है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये हमने आज की जो क्लास है बच्चों, इसमें सिर्फ हमने एसिड्स के बारे में जाना, इंडिकेटर्स के बारे में जाना, यानी कि एसिड्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थे उसके बारे में जाना। अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज पे होगा, एसिड एंड बेस सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए एक छोटा सा जो एक पॉइंट था, ठीक है, कि लिटमस पेपर जो होता है, ठीक है, तो लिटमस पेपर से एक रिगार्डिंग एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जो आप पता करके रखिएगा या मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। जो लिटमस पेपर है एक नेचुरल इंडिकेटर्स है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स अगर है तो ये कौन सा सोर्स से ये पाया जाता है, यानी कि किस चीज से ये बना रहता है, ठीक है। तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो लिटमस पेपर है वो कौन से सब्सटेंस, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स है तो किसी नेचुरल चीज से मिलता होगा, तो वो किस चीज से मिलता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जितना आपको बताया उसको स्टडी करिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, तब ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आपके लिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।